So welcome back. Today we will further study more on geometric progression. तो अभी तक हमने देखा जनरल टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या होता है. Tn निकाला हमने, क्या होता था a into r to the power of n minus 1 और Sn देखा जो कि होता है a into 1 minus r to the power of n upon 1 minus r, या फिर इसको हम a r to the power of n minus 1 upon r minus 1 भी लिख सकते हैं. बस माइनस कॉमन ले लिया दोनों को, यही डिफरेंस है दोनों में. अच्छा, आज हम जानेंगे थोड़ा इनफाइनाइट जीपी के बारे में. व्हाट इज एन इनफाइनाइट जीपी. उससे पहले समझेंगे कन्वर्जिंग जीपी क्या होती है और डाइवर्जिंग जीपी क्या होती है. तो लेट्स स्टडी अबाउट converging GP and diverging GP. Converging GP and diverging GP. ठीक. अच्छा, तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कन्वर्ज. कन्वर्ज करना मतलब किसी एक पॉइंट की तरफ बढ़ना. मतलब ये कौन सी लाइंस कही जाती हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि ये एक पॉइंट की तरफ बढ़ रही हैं. और डाइवर्जिंग मतलब दूर जाना. ये लाइंस क्या जा रही हैं? दूर जा रही हैं. सो दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लाइंस एंड इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लाइंस. ठीक. तो जीपी के कंटेक्स्ट में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, दिस इज अवर रियल इशू, या यही हमें समझना है कि व्हाट इज अ कन्वर्जिंग जीपी. तो कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है? जो चीज एक पॉइंट की तरफ जा रही है. तो इफ sum of any GP is converging towards a particular value. अभी समझाता हूं. और if sum of any GP is converging towards any number, मतलब किसी नंबर की तरफ उसका सम जाने की कोशिश कर रहा है. एक जीपी है, उसका सम अगर किसी नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग जीपी. अभी एग्जांपल दूंगा तो और समझ में आएगा. तो भाई डाइवर्जिंग जीपी क्या हो जाएगी? इफ सम ऑफ एनी जीपी इज डाइवर्जिंग अवे. इफ द सम इज डाइवर्जिंग मतलब दूर जा रहा है. इफ सम ऑफ एनी नंबर is diverging away, so that is called a diverging GP. अभी सिर्फ इस पे फोकस करो. सम कन्वर्जिंग, सम जो है वो कन्वर्ज हो रहा है और ये सम यहां पर क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है. ठीक, क्लियर. अच्छा, अब एक एग्जांपल लेता हूं तो आप मुझे समझाइए. ये देखिए, एक एग्जांपल है. जीपी ली 5, 10, 20, 40. ठीक. तो अगर हम इसका सम करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा सम? 15, 15 और 20 35, 35, 40, 75. ठीक. एक और प्रोडक्ट लिखा, सम क्या हुआ? और बढ़ गया. क्या हो गया वो? 155. एक और प्रोडक्ट लिखा, सम क्या हो गया? और बढ़ गया. मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस जीपी में प्रोडक्ट्स टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं,
वैसे वैसे इसका प्रोडक्ट दूर जा रहा है। कहां से दूर जा रहा है? मतलब नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है। जो सम है वो राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, क्लियर? तो जो सम है वो बढ़ता ही जा रहा है। मान लो एक और टर्म, क्या हमने कई सारे इनफाइनाइट टर्म्स कर दिए, इसमें लिखते ही जा रहे हैं जीपी। तो जो सम है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? एंड में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक इनफाइनाइट जीपी मतलब जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट जीपी जिसमें कि जो टर्म्स हैं वो अपने पिछले वाली वैल्यू से डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी कि बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। उस जीपी का सम हमने देखा कि इनफाइनाइट आएगा। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 2। ठीक, इस जीपी का है कॉमन रेशियो 2। क्लियर? अब हम एक और जीपी देखते हैं। एक जीपी लिख रहा हूं मैं 1.1 0.001 ठीक, क्लियर? अब इसका हम प्रोडक्ट सम लेते हैं 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। तो जरा इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 1.1 0.01 0.001 1.11 ठीक। एक और सम, एक और प्रोडक्ट लिखते हैं, पॉइंट मतलब टर्म लिखते हैं 0.001 क्या हो जाएगा? 1.1111। अच्छा भाई, इसमें एक और टर्म लगा देते हैं, क्या हो जाएगा वो? 0.00001 ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा? 1.11111 ठीक। So this is 1.1 1.11 1.111 1.1। तो ये जो सम है इट इज इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग, सम है तो बढ़ेगा, बट वेरी स्लोली इट इज इंक्रीजिंग। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा? 0.0000000 कितने जीरो लगा दो और फिर बनाएगा। अब उस वैल्यू को जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 1.1111111111 ये आता जाएगा बार बार। मतलब ये होना क्या चाह रही है? ये जो सम है इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट? 1.2। कैन वी से दैट ये कभी सम 1.2 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 1.11111111 यही चलता रहेगा। समझे? क्लियर है ना? मतलब कि इस इनफाइनाइट जीपी का सम 1.2 से क्या 1.12 भी नहीं हो पाएगा। इस इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो हमेशा 1.12 से कम रहेगा। ये बात समझ में आती है? क्योंकि आप जितने भी टर्म लिखोगे वो 1.11 एक एक 1 आगे आगे जुड़ता जाएगा जब आप सम करेंगे। So we can say that the sum of this GP is trying to converge towards 1.12। मतलब इस GP का जो सम है वो 1.12 की तरफ कोशिश कर रहा है पहुंचने की, पर पहुंच नहीं पा रहा है। So that's why this is called a converging GP। अब इसका कॉमन रेशियो क्या होता है? 0.1/1 which is 0.1। तो उसमें हमने देखा था कॉमन रेशियो डाइवर्जिंग जीपी का क्या था? 2 था, और यहाँ पे 0.1 है। क्लियर है ये बात?
एक बात ये हमें समझनी है कि कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, इस कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटा कॉमन रेशियो है तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो पिछले टर्म से छोटा आएगा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, क्योंकि किसी नंबर में पहले भी पढ़ाया था, किसी सपोज 5 में अगर आप 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स टेक 0.2, तो जो रिजल्ट आता है वो इस 5 से छोटा आता है, क्लियर। और इस 5 में अगर किसी 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट बड़ा आएगा। अच्छा, यहां हमने देखा कि जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो पिछले टर्म से छोटा है, नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछले टर्म से छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम है। अभी नेगेटिव में भी दूसरी कहानी हो जाती है, तो कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा है, क्लियर, क्लियर है ये बात। तो अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो हमने देखा कि एक एग्जांपल से समझा कि ये एक कन्वर्जिंग जीपी है, क्योंकि इसका सम कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 1.12 पे, पर वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। और हमने कन्वर्जिंग जीपी की यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ जीपी whose sum tries to converges towards any point is called a converging जीपी। और डाइवर्जिंग जीपी क्या होती है, the sum is diverging away and trying to go towards infinity, infinity होना चाह रहा है, so that is a diverging जीपी। ये बात समझ में आती है, क्लियर। अच्छा, अब हमने देखा कि r इज लेस देन 1, तो वो तो एक कन्वर्जिंग जीपी थी, तो क्या r नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है, r इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या r -3 रख सकते हैं, लेट्स चेक। फर्स्ट टर्म लेते हैं 5, सेकेंड टर्म हो जाएगा -15, थर्ड टर्म हो जाएगा 45, फोर्थ टर्म हो जाएगा 45 इंटू 3 इज 135, अगला टर्म क्या हो जाएगा 135 3 जा 15 10 205। तो जब हम इसका सम इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स लिख दिया, इनफाइनाइट टर्म्स लिख दिए, तो अब देखो होगा क्या जब आप सम करने जाएंगे, 5 + 45 + 205, कोई और बड़ी वैल्यू आएगी, कोई और बड़ी वैल्यू आएगी, तो एक्चुअली इट इज आल्सो डाइवर्जिंग, एक्चुअली इट इज डाइवर्जिंग, क्योंकि इसका सम कहां चला जाएगा, इंफिनिटी, 5 + 45 + 205, फिर मान लो कुछ 500, कुछ 700, कुछ 1500 ऐसे वैल्यू आई, तो जो सम होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। पर हमने तो पढ़ा कि इफ r इज लेस देन 1 इट इज अ कन्वर्जिंग जीपी। नहीं, ये बात याद रखनी है कि इफ r, याद किया तो समझने वाली बात है, इफ r लाइज बिटवीन -1 to 1, क्लियर, अगर r की वैल्यू जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में है, देन इट इज अ कन्वर्जिंग जीपी, ठीक, क्लियर, देन इट इज अ कन्वर्जिंग जीपी, अदरवाइज इट इज डाइवर्जिंग जीपी, ठीक, क्लियर है ये बात। व्हाट इज अ कन्वर्जिंग जीपी, इफ द कॉमन रेशियो इज इन द इंटरवल ऑफ -1 to 1, ठीक। इसी को कई बुक्स में लिखते हैं कि मॉड r शुड बी लेस देन 1। मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ -5 क्या होता है, 5, और मॉड ऑफ 5 भी होता है 5, मतलब मॉड क्या करता है, माइनस साइन को हटा देता है। तो इफ मॉड r इज लेस देन 1 इट मींस दैट r should be less than 1 and -r should be less than 1, ये इसका यही मतलब हुआ कि r को 1 से कम होना चाहिए और -r को भी 1 से कम होना चाहिए, ठीक, यही मतलब हुआ ना। मॉड के अंदर मतलब मॉड r इज इक्वल टू r ऑल्सो एंड मॉड ऑफ -r इज ऑल्सो इक्वल टू r, तो हम कह सकते हैं कि मॉड r अगर 1 से कम है तो r शुड बी लेस देन 1 एंड -r शुड बी लेस देन 1। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, r शुड बी ग्रेटर देन -1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो
हम इस इनइक्वालिटी साइन को चेंज कर देते हैं। इनइक्वालिटी के लेक्चर में हम देख लेंगे। So we can say that r is greater than -1 and less than 1, which means that r lies in the interval -1 to 1, and then it is a classic case of converging GP. ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, तो कन्वर्जिंग जीपी हम समझ गए कि क्या होती है। अब थोड़ा हम कोशिश करते हैं इनफाइनाइट जीपी के बारे में। इनफाइनाइट जीपी क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट जीपी होती है, सपोज एक जीपी लिख रहा हूं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, लिखते ही जाओ, तो ये इनफाइनाइट जीपी है। अब हम देखेंगे कि इस इनफाइनाइट जीपी का हम सम कैसे करते हैं। We'll write it as S infinite is equal to a plus ar square plus ar infinite. So suppose it is a converging GP, diverging GP. अगर एक diverging GP है जैसे कि 5, 10, 20, 40, तो इनका सम क्या होगा? क्या सम होता है इसका डाइवर्जिंग जीपी का इनफाइनाइट तक? बढ़ते जा रहे हैं टर्म्स, कुछ देर बाद टर्म्स ही इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो सम क्या होगा? इनफाइनाइट। Means that if there is a diverging GP, the sum would be infinite. But suppose it is a converging GP. If it is a converging GP, तो क्या देखा था हमने? 1.1.01.001.0001, तो ये जो सम था वो किसी एक वैल्यू की तरफ बढ़ रहा था, 1.2 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो उस केस में हम सम निकाल सकते हैं। ठीक, so for converging GP we'll write S infinite as a plus ar plus ar square plus ar cube, वही लॉजिक, r से मल्टीप्लाई कर दो, r into sum of infinite terms is equal to ar plus ar square plus ar cube, इनफाइनाइट तक माइनस करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, r माइनस 1 इंटू एस इनफाइनाइट, अब क्या होगा? ए आर से ए आर कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब, ऐसे सारे टर्म्स कट जाएंगे, इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट से कट जाएगा, सो दिस बिकम्स माइनस ए। क्लियर? सो एस इनफाइनाइट की वैल्यू आ जाती है माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 या फिर ए अपॉन 1 माइनस आर। तो एक इनफाइनाइट कन्वर्जिंग जीपी का सम कितना होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है ये? ठीक, ब्रैकेट है, मॉड मत समझ लेना इसको। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज अ कन्वर्जिंग जीपी, व्हाट इज अ डाइवर्जिंग जीपी? डाइवर्जिंग जीपी का हम सम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि इसका सम तो इनफाइनाइट हुआ जा रहा है। कन्वर्जिंग जीपी का हम सम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने वो एक एग्जांपल से समझा। ठीक, क्लियर? अब थोड़ा क्वेश्चंस देखते हैं इस पे, बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद टाइम मिलता है तो और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, so find the sum of an infinite GP. Find the sum of an infinite GP, very basic question, having first term as 5 and common ratio as 1/2। तो एक इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है जिसका कि फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 1/2 है, या लेट्स से 0.1 है, 0.1 है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे और इसे समझेंगे भी। फिर से, अरे 1 ही नहीं बन रहा है, 0.1,
0.1 है। तो फॉर्मूला तो हमारे सामने है, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 5/1 माइनस 0.1 which is equal to 5/0.9 which is nothing but 50/9 which is equal to 5.5 बार 50/9। अब जरा इसे हम देखें क्या एक्चुअली में ऐसा होगा, क्या 5.55555 आएगा। फॉर्मूले ने तो कर दिया, हम देखते हैं। ये जीपी है 5, अगला टर्म होगा 0.5, अगला टर्म होगा 0.05, अगला टर्म होगा 0.00005, अगला टर्म होगा 0.0005। जरा सम करो, 5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 0.05 0.005 क्या आ रहा है सम, 55555। ठीक है। और चूंकि और ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर कोई क्वेश्चन कहते कि फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हैविंग फर्स्ट टर्म एज 5 एंड कॉमन रेशियो एज 2, तो भाई ये इनफाइनाइट होगा, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, क्लियर, इजी। इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना सीख गए, कन्वर्जिंग जीपी क्या होती है, डाइवर्जिंग जीपी क्या होती है, फॉर्मूला कैसे आया वो समझ गए, और इसे हमने 2 बार तो समझ ही लिया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। बाउंसिंग बॉल का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बाउंसिंग बॉल। तो मैं समझाता हूँ कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि बॉल को उछाला जाता है, सपोज 100 मीटर, तो 100 मीटर बॉल ऊपर गई है, तो क्या होगा, फिर 100 मीटर नीचे भी आएगी। और जब वो पहला बाउंस करती है तो वो अपनी 25% एनर्जी खो देती है, मतलब कि अब वो पिछली बार से 25% कम उछलेगी। ठीक, क्या हो रहा है फिर से समझेंगे। एक बॉल थी यहाँ पे, इसे उछाला गया 100 मीटर मानो, और ये वापस गिरेगी। 100 मीटर ऊपर गई है तो 100 मीटर नीचे आएगी। इसके बाद क्या हो रहा है, ये इसने अपना पहला बाउंस लिया यहाँ पे, बाउंस 1। अब ये जब उछलेगी तो ये 100 मीटर ऊपर नहीं जाएगी, ये थोड़ा कम जाएगी। कितना जाएगी, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.75 ऑफ इट्स प्रीवियस हाइट, मतलब 0.75 इंटू 100 ऊपर गई, और फिर से 0.75 इंटू 100 नीचे आई। इसके बाद क्या होता है, बाउंस 2 होता है। फिर से वही होगा कि भाई जितना वो पिछली बार गई थी, मतलब यहां तक, अब इससे कम जाएगी और इसका 0.75 जाएगी। तो पिछली बार कितना गई थी, 0.75 इंटू 100, अब वो जाएगी 0.75 इंटू 0.75 इंटू 100। क्लियर है ना, पहले 100 गई, फिर 0.75 इंटू 100 गई, फिर अब इस का 0.75 जाएगी, तो 0.75 इंटू 100 हो गया। तो मतलब पहली बार बॉल गई 100 ऊपर, फिर गई 0.75 इंटू 100 ऊपर, फिर गई 0.75 इंटू 0.75 इंटू 100। ठीक, क्लियर। इसके बाद कितना जाएगी, इस बाउंस के बाद फिर से थोड़ा बाउंस होगी, मतलब अब जितना इस बार गई थी पिछली बार, मतलब कि बाउंस 2 छलने के बाद जब गई थी, अब 0.75 इंटू 0.75 इंटू 100, अब इसका भी 0.75 जाएगी, 0.75 इंटू 0.75। ठीक,
फर्स्ट बाउंस में इतना, सेकंड बाउंस में इतना, थर्ड बाउंस में इतना। ऊपर गई है मतलब अब नीचे आई है वो तुम बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर ले, मतलब पहले इतना ऊपर गई, फिर इतना ऊपर गई, फिर इतना ऊपर गई, फिर इतना ऊपर गई, फिर और कम और कम। ठीक, हर बार ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, तो हर डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? क्लियर है ये बात? अच्छा, तो हो क्या रहा है, अब ये मैं डायग्राम मिटा के डिस्टेंसेस लिखता हूं फिर से। पहली बार में 100, फिर 0.75 इंटू 100, फिर 0.75 इंटू 0.75 इंटू 100, फिर 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 100। ठीक, तो ये हो क्या रहा है, मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो क्या हो रहा है, हर टर्म में 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम चेक करें t2 अपॉन t1 तो कितना आएगा, 0.75 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 0.75। वैसे जब आप t3 अपॉन t2 चेक करेंगे तो भी आएगा 0.75। मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ जीपी। जीपी बन रही है, बॉल उछल रही है, फिर उछल गिर, फिर उछल रही है, फिर गिर रही है, फिर उछल रही है, फिर गिर रही है। तो जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो क्या हो रहा है, वो जीपी बना रहा है। अब क्वेश्चन है कि इफ द बॉल कंटिन्यूज टू बाउंस फॉरएवर, इफ द बॉल कंटिन्यूज, ऐसा होगा नहीं कभी, पर क्वेश्चन है तो हम जरा से पढ़ेंगे, बाउंस फॉरएवर होगा एकदम आइडियल केस में। बाउंस फॉरएवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 कर देंगे, कहां तक, फॉरएवर, इनफाइनाइट। मतलब we have to find the sum of an infinite GP having first term as 100 and common ratio is 0.75. So now we can say that common ratio lies in the ratio in the interval of -1 to 1, since it is 0.75. So we can calculate the sum of this infinite GP by the formula A upon 1 minus R। ऊपर जा रही है, सिर्फ ये ऊपर वाले टर्म्स लिखें कितना ऊपर गई है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 0.25 विच इज इक्वल टू 400। अच्छा, ये तो सिर्फ आपने लिखे थे जो ऊपर गई 100, फिर इतना ऊपर, उतना ही नीचे भी आई है। हर बार ऊपर जाती है तो नीचे आती है, तो इस डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 800 आंसर आ गया। So this is the distance traveled by the ball in the given scenario. ठीक, और क्वेश्चंस देखते हैं। अब सब मिक्स करके देखते हैं। जीपी का भी ज्योमेट्रिक मीन रह गया, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ा देंगे, उसके बाद देखेंगे थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं। आज अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। So the first question is you have to find the sum। इसका मतलब पता है, ये होता है सिग्मा। ठीक, मतलब अगर लिखा है सिग्मा n, n इज इक्वल टू 1 से 5 तक, तो आपको क्या फाइंड करना है, n को पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 कहां तक, 5 तक। और चूंकि ये सिग्मा साइन लगा है तो प्लस कर देना है। ये सिग्मा का मतलब होता है, मोस्टली सबको आता है ये सिग्मा का क्या मतलब है, फिर भी अगर नहीं आता है तो मैंने समझा दिया। तो क्वेश्चन है सिग्मा 2 प्लस 3 k इज इक्वल टू 1 से 11 तक। ठीक, k इज इक्वल टू 1 से 11 तक, 2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ k। तो ये जब हम k की वैल्यूज पुट करते हैं
2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 1। अगला क्या होगा 2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 2। अगला क्या होगा 2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 3। कहां तक? अब इसमें इनफाइनाइट मत कर देना, लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 11। 2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 11। सिग्मा लगा है तो मतलब इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक, कितनी बार है 2? 1 2 3 11 बार है, तो 2 तो 11 बार जुड़ जाएगा। इसको अलग कर लेते हैं। प्लस 3 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3 टू द पावर ऑफ 3। कहां तक? 3 टू द पावर ऑफ 11, सॉरी ये नहीं 11। ये क्या है? जीपी, एग्जाम्पल ऑफ जीपी। कॉमन फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशियो भी है 3। तो अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ग्यारह टर्म्स है ना, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 3 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 1। ये हो जाएगा, इसका सम आता है 22 है, और इस सीरीज का सम आता है 3/2 3 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 1। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? क्लियर है ये? अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, वही जो प्रैक्टिस के लिए बस मिक्स करके पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन है, देयर इज अ जीपी whose sum of 3 terms, sum of 3 terms of a GP is 39/10 and product is 1। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, अब ये 1 है कि -1, ये क्वेश्चन नहीं पता चलेगा। चलो भाई, 3 टर्म है। 3 टर्म हमने कैसे लेने सीखे थे? बीच वाला टर्म a, इसके पहले a/r और इधर ar। ये 3 टर्म्स हम सपोज करते हैं जीपी के। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका प्रोडक्ट वाली इक्वेशन लगाएंगे जो कि 1 दी है, r से r कट जाएगा, a³ इज इक्वल टू 1 आएगा, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है। और कह रहे हैं कि सम ऑफ दीज टर्म्स इज 39/10। सो a/r प्लस a प्लस ar इज इक्वल टू 39/10। a की जगह 1 रख दो तो ये क्या बन जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। 39/10 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/r प्लस 1 माइनस 39/10 आएगा, तो ये हो जाएगा -29/10 प्लस r इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 10r 10 माइनस 29r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कट जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 10 10 100, तो 29 को आप ब्रेक करेंगे, -4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, r की 2 वैल्यूज आएंगी, पुट करके देख लेना, टर्म्स आ जाएंगे। तो 3 टर्म चूज करना है, तो a/r, a और ar लेना है। एक और बेसिक सा क्वेश्चन,
very basic question. There is a GP given to you. Please note this down. 3. We have already done this, I guess. हाँ ये वाला हो गया, ये बात लिखो तो वो दूसरा बताता हूँ. Okay. So there is a question given. There is a GP given to you. A GP is given such that P4 fourth term is equal to X. Fourth term is X. 10th term is Y. And 16th term is Z. And it is, we have to now prove that X, Y and Z are in GP. ठीक, तो T4 दिया है आपको X, T10 दिया है Y और T16 दिया है Z. So let us suppose a GP whose first term is A and common ratio is R. So we can say that AR cube is equal to X, AR9 is equal to Y. Very easy question. I don't know why they have given this. AR15 is equal to Z. Now they are asking to prove us that X, Y, Z are in GP. ये समझ में आया ना? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1 is equal to Tn. तो T4 के लिए AR क्यूब आ गया जो X था, T10 के लिए AR9 आ गया, T16 के लिए T15 आ गया. अब X, Y, Z GP में प्रूव करने तो प्रूव कर लो भाई. इसका मतलब कि AR क्यूब, AR9 और AR15 GP में होने चाहिए. चेक करो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, R की पावर 6. यहाँ पे भी आएगा R की पावर 6. कॉमन रेशियो निकालना आता है ना, this upon this and this upon this, मतलब T2 upon T1 and T3 upon T2. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन. इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं देने चाहिए. ठीक, अच्छा, और कोई क्वेश्चन तो रहता नहीं. बाउंसिंग बॉल के ही क्वेश्चन आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम वो बना सकते हैं. सो लेट्स रैप इट अप नाउ. मतलब पैकअप करते हैं अब आज का, और जब नेक्स्ट बार मिलेंगे सो वी विल बिगिन नाउ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक, और ये मोस्टली 2 क्लास लेगा. उसके बाद अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन रह जाता है, वो पढ़ेंगे. और थोड़ी स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. तो मतलब कि 4 लेक्चर्स में, और ये 4 से 5 लेक्चर्स में वी विल बी डन विथ एपी, जीपी एंड एचपी. अच्छा, एक क्लास और लूंगा और अच्छे क्वेश्चंस अगर बचते हैं तो. वैसे तो आई एम ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करा देता हूँ. बाकी आप लोग कोशिश ट्राई करते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन ऑब्वियसली कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो. वी ट्राई टू सॉल्व इट इन 48 hours. So thank you so much. Please keep working hard and keep enjoying. Thank you.